पहले भाग में इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी हमने। उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, उसका पीरियड क्या था, उसके निर्माता कौन थे, उसकी टाउन प्लानिंग के पर बातें की हैं। देखो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है भारत की बड़ी प्राचीन सभ्यता है, पहली सभ्यता है, हमें पता लग गया। लेकिन तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं उसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता है, नील नदी की सभ्यता है, मिस्र में थी वो, जहाँ चीन की सभ्यता है, मतलब उनके बराबर की सभ्यता है। ये 3-4 सभ्यताएं पुरानी है। उसमें भारत की एक सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु नदी से इसका नाम पड़ा था, द्राविड़ इसके लोग थे, तो नगरों का निर्माण बड़ा अच्छा था, जो हमने बातें की हैं। वहाँ पर एक नगर निगम था जैसे लगता है, उसकी बड़ी अच्छी प्लानिंग थी। तो ये लोग, अब हमारे पास जो बाकी बातें हैं हम पार्ट 2 में इंडस वैली में वो करेंगे। देखो इसमें सबसे आता है प्रैक्टिकल लाइफ। देखो हमारे पास कोई रिटर्न सोर्स नहीं है, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, फिर लोग कहाँ रहते थे, क्या करते थे, कौन राजा था, वहाँ पर शासन व्यवस्था की थी, डेमोक्रेसी क्या थी, मोनार्की थी, हमें कुछ नहीं पता। तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर प्रबंध बड़ा अच्छा था, हमने पहले ही किया है। नगरों का निर्माण बड़ा अच्छा था, सड़कें बड़ी अच्छी बनी हुई थी, विशाल स्नान घर बने हुए थे, सारा सिस्टम बड़ा अच्छा था, सफाई का बड़ा प्रबंध था, हर चीज मेंटेन की हुई थी। तो बिना प्रबंध की नहीं हो सकती, इसलिए कोई ना कोई शक्ति थी वो जो सारे ऑर्गेनाइज करती होगी, शासन करती होगी। तो कोई था, कोई ना कोई, तो मतलब कोई ना कोई सिस्टम तो था। अब ये मोनार्की थी, प्रजातंत्र थी, क्या थी इस बारे पता नहीं है। लेकिन हमें वहाँ पर कुछ मोहरें मिली हैं, मूर्ति मिली हैं, उसमें पुरोहित मिलते हैं, इसका मतलब है पुरोहितों को बड़ा सम्मान मिलता था। तो ये ज़्यादातर अंदाजा लगाया जाता है कि उस समय जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसको जहाँ तक पुरोहित, जहाँ एक व्यापारी वर्ग, जहाँ एक नगर निगम की कोई इकाई उसको मिलकर चलाती थी। क्योंकि पुरोहितों का ऐसे लग रहा है, हमें कुछ ज्यादा नहीं पता भी, पुरोहित का हो सकता है पुरोहित का प्रभु तब हो, उसको बड़ा मान सम्मान हो, वो मिलकर चलाते हो। क्योंकि सभ्यता तो व्यापार की थी, व्यापारी चलाते थे, एक नागरिक सभ्यता थी, तो हो सकता है इसको व्यापारी चलाते हो, व्यापारी मिलकर चलाते हो। जहाँ हमने बताया नगर की जो नगर इकाई थी, नगर निगम बनाओ, जिसमें एक इतिहासकार है पिकट, वो बोलता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 राजधानियां थी, दोनों की दूरी आपस में 500 किलोमीटर है। अब इसमें वहाँ क्या हो सकता है, राजतंत्र तो हो नहीं सकता। जितनी वहाँ आज़ादी थी, लोग घूमते थे, आज़ादी थी, व्यापारी थी, आज़ादी पसंद लोग थे, हमें कोई सेना नहीं मिली, कोई राजमहल नहीं मिले, शांतिप्रिय लोग थे, हथियार नहीं मिले, लड़ाइयों का वर्णन नहीं मिला। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर राजतंत्र नहीं था, डेमोक्रेसी भी नहीं हो, जनतंत्र हो सकता है भी, वहाँ पर गणतंत्र तो नहीं था मतलब, लेकिन जनतंत्र हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर कोई शास्त्र नहीं है, कोई ऐसे सैनिक नहीं है, कोई तीर कमान नहीं है, हिंसा नहीं होती थी। लेकिन ऐसा मिलता है भी वहाँ पर कुछ हथियार हमें वैसे बड़े कम मिले हैं, जैसे तीर, भारे, कुल्हाड़े, छुरे, ऐसे कुछ मिलते हैं, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था, ज्यादातर कांसा का मेटल था, कांसे की वहाँ चीजें मिलती थी। तो ये ऐसा लगता है भी उस समय कोई ना कोई संस्था थी, कोई एक ग्रुप होगा, कोई मतलब कमेटी होगी जो मिलकर चलाता होगा, कोई एक व्यक्ति नहीं लगता हमें चलाता होगा। तो हंटर का जनतंत्र तो हम समर्थन करते हैं। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट जो पहलू है वो है सोशल लाइफ। आप देखो ये बड़े उच्च कोटि के संस्था थी, सफाई पसंद थे, शहरों की संस्था थी, बड़ा अच्छा प्रबंध था, मतलब इनका जो जीवन था वो भी बड़ा प्रोस्पर्टी भरा हुआ था, हर चीज थी लग्जरी, सड़कें बड़ी अच्छी थी, रहने के स्थान थे, कांटे मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, ऐसे बर्तन मिलते हैं उनके ऊपर ड्राइंग हुई हुई है, चित्र छपे हुए हैं, बड़े अच्छे मकान मिलते हैं, बड़े अच्छे बाथरूम मिलते हैं, कंघी मिलती है, शीशा मिलता है, मोहरें मिलती हैं, मूर्तियां मिलती हैं। इसका मतलब क्या है कि एक अच्छी सभ्यता थी, उच्च कोटि की सभ्यता थी। ये सभ्यता माना जाता है मिस्र और जो बेबीलोन है उस समय उससे भी ज्यादा विकसित थी, पक्के मकान थे। तो अब इसमें जो सोशल लाइफ है इसमें माना जाता है भी मातृ प्रधान, मतलब माता प्रधान परिवार थे। देखो माना जाता है भी हाँ, एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है, एक पूर्ववर्ता देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की लोग पूजा करते थे, पृथ्वी की पूजा करते थे। तो इसका मतलब है कि उसमें स्त्री की या मातृशक्ति की बड़ी ज्यादा पूजा होती थी, उसको लोग बड़ा सत्कार करते थे। उसमें कोई वर्ण सिस्टम, कोई कास्ट सिस्टम जैसे आर्यन लोगों में था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा कुछ वर्णन नहीं मिलता। लेकिन हाँ अलग अलग कैटेगरी जरूर मिलती हैं, व्यापारी है, पुरोहित है, कारीगर है, शिल्पकार है, सुनार है, जुलाहे हैं, कुम्हार है, ऐसे दास भी कुछ मिलते हैं, कारपेंटर मिलते हैं। मतलब ऐसे लगता है भी उसमें समाज तो बटा हुआ था, लेकिन मतलब वो प्रोफेशन के हिसाब से बटा हुआ था, कोई कास्ट सिस्टम ऐसा कोई हमें सिस्टम नहीं मिलता। उस समय जो भोजन था ये शाकाहारी, मांसाहारी दोनों तरह के लोग थे। उस समय लोग जो शाकाहारी थे वो दूध और दूध से बनी हुई वस्तुएं, दूध, दही, मक्खन, अनाज, गेहूं, फ्रूट, दल,
दालें, खजूर, नारियल, नींबू का प्रयोग करते थे। मसाले पीसने वाले कुछ सिलवट्टे मिले हैं, इसका मतलब मसालों का बड़ी मात्रा में प्रयोग करते थे। लोग आज भी करते हैं, सबसे मसालों का प्रयोग ही भारत में हुआ है। इसका मतलब है सिंधु घाटी से ही ये जो सिस्टम है वो चला आ रहा है। दूसरा, इसमें जो दूसरा वर्ग था भोजन में, जो मांसाहारी थे, वो हो सकता है भी कुछ मछलियों को पकड़ने का वर्णन मिलता है, मछली की हड्डियाँ मिलती हैं, हो सकता है मछली, मुर्गा या भेड़ का मीट वो खाते हो, तो ये कुछ हमें वर्णन मिलते हैं। पहरावा, देखो सबसे पहले जो कपास का वर्णन है वो भारत में ही मिलता है, भी कपास माना जाता है भारत में हुई है। भारत में जो मूर्तियां मिली हैं, मोहरे मिली हैं, उसमें उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। इसका मतलब क्या है, वो कपड़े पहनते थे, सूती, ऊनी, रेशमी, सब तरह के कपड़े थे उस समय। इवन जो इजिप्ट में कपास या जाती थी वो भारत से जाती थी, इसलिए वो वहां पर कपास का नाम आज भी हिंडन है, क्योंकि वो हिंदुस्तान से जाती थी, उसका नाम वो हिंडन बोलते हैं। वो कहते भी ये इसको नाम ही हिंडन दिया गया है उसका। तो ये जो चीजें हैं, पहरावे में हमें सुई मिला है, धागा मिला है, सूती कपड़ा मिला है, उसका मतलब क्या है, वहां पर कुछ तकलियां मिली हैं सूत काटने वाली, तो ऑटोमेटिक मूर्तियां मिली हैं, उसमें कपड़े पहने हुए हैं। एक साधु की मूर्ति मिली है, उसमें कपड़े पहने हुए हैं। इसका मतलब है उसमें जो स्त्रियां और मर्द दोनों कपड़े पहनती थी, और मतलब कपड़े का व्यापार बहुत बड़ा था। और जो मिस्र है, जो मेसोपोटामिया है, वहां पर एक कपड़ा निर्यात करते थे। दूसरा इसमें पॉइंट आ जाता है सोशल लाइफ में, ऑर्नामेंट्स, गहने। देखो भारत में शुरू से ही परंपरा है, कोई भी चीज एकदम शुरू नहीं होती। जो गहने हैं वो मर्द और स्त्रियां दोनों तरह पहनते थे। देखो सोना, चांदी, तांबा, कीमती पत्थरें, हाथी दांत के गहने पहनते थे। मतलब बहुत बड़े पैमाने पर हमें चन्नू होदरों में एक मनके बनाने का कारखाना भी मिला है। मतलब तो गहने हैं, स्त्री मर्द दोनों को पहनने का शौक था। मतलब जो सिंधु घाटी में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में बहुत बड़े गहने मिले हैं, बड़े सुंदर सोने के। इसका मतलब है गहने का, अभी देखो भारत में सोने का बड़ा सिस्टम है, सोने का बड़ा क्रेज है, वो सिंधु घाटी से चला आ रहा है, आर्यन से भारत में अभी लोग पहनते हैं। नेक्स्ट है मेकअप। देखो मैंने पहले बताया, हिस्ट्री में कोई चीज अचानक शुरू नहीं होती, उसकी बड़ी गहरे होती हैं। सिंधु घाटी के लोग भी पूरी तरह से मेकअप करते थे, पहरावा पहनते थे, सुंदर कपड़े पहनते थे। वो मर्दों के दाढ़ी मूछ रखते थे, कई मूछों की दाढ़ी मिली है, कई की मूछ मिली है। स्त्रियों के अलग अलग हेयर स्टाइल मिले हैं। स्त्रियां कई प्रकार की सुगंधित वस्तुएं लगाती थी, सिंदूर लगाती थी, बिंदी लगाती थी, चूड़ियां पहनती थी। अब काली बंगट में चूड़ियां मिली हैं, उनका सिंदूर मिला है। अब सिंदूर पहनने का राज क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन भारत में ये सिंधु घाटी चला आ रहा है। सिंदूर लगाती थी, आर्यन लोग लगाते थे। मतलब ये कई प्रकार के पाउडर है, कोई अलग अलग प्रकार के तेल है, सुगंधित तेल है, अलग अलग तेल है, ये सारी चीजों का वर्णन मिलता है। उसमें एक हाथी दांत की बनी हुई कंघी भी थी, कंघी का भी प्रयोग करते थे मेकअप के लिए। उसके बाद दर्पण भी होता था, कांसे का बना हुआ एक दर्पण था, उसमें वो शीश देखते थे। ये पूरी तरह का मेकअप जो भी वो कर सकते थे उसमें वो करते थे। इसके बाद है एंटरटेनमेंट। हर सप्ताह का कोई ना कोई एंटरटेन करने का सिस्टम होता है। तो इसमें हमें एक मूर्ति मिली है, डांसिंग गर्ल, वो नृत्य कर रही है। इसका मतलब नृत्य तो भारत में शुरू से ही है, अब भी है, लोग नृत्य करते थे। संगीत करने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिले हैं, संगीत का उनको शौक था। शिकार की गई, कई पशु ऐसे जानवरों की हड्डियां मिली हैं, वो शिकार करते थे, पशुओं को लड़ाते थे। बड़े पैमाने पर मिट्टी के खिलौने मिले हैं सबसे ज्यादा, तो मिट्टी के खिलौने का भी मतलब ये करते थे। मतलब ये सारी चीजें उनकी एंटरटेनमेंट का था। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट डेटा मृतिक संस्कार, डेट ऑफ डिस्पोजल। ये जो व्यक्ति थे ना, हमें दोनों अलग अलग चीजें मिली हैं। देखो अब हम हड़प्पा में गए हैं, हमें कोई कब्र नहीं मिली, इसका मतलब हड़प्पा में लोग जलाते थे। मोहनजोदड़ो में जाते हैं, सिंधी भाषा का वर्ड है मृतकों की कब्र, मृतकों का टीबा, पूरे शहर में कब्रें ही कब्रें मिली हैं। इसका मतलब क्या है, वहां पर लोग दफनाते थे। तो वहां पर दोनों तरह की प्रक्रिया थी, जलाने की भी और दफनाने की भी। दोनों 500 किलोमीटर दूर हैं, फिर भी आपस में मिलती हैं। ये उनकी सोशल लाइफ के बारे में बातें हैं। नेक्स्ट आता है रिलीजियस लाइफ। अब देखो, अब मैंने पहले ही बताया कि भारत के लोग धार्मिक थे शुरू से ही। हमारे धर्म की जड़ें बड़ी गहरी हैं भारत में। ये भारतीय धर्म जो धर्म है, इसकी कब हुआ कब नहीं हुआ कुछ पता नहीं। कुछ ऐसे देवी देवते हैं उनके बारे में जानकारी नहीं है, वो क्या पैदा हुए कब नहीं पैदा हुए। शिव है, उसका कोई वर्णन नहीं मिलता। आप देखो बाकी देवते तो आर्यन के हैं, लेकिन जो इसमें शिव है। देखो अब रिलीजियस लाइफ में सबसे पहले हमें मिलती है मातर देवी। हड़प्पा में एक स्त्री मिली है, स्त्री की मूर्ति मिली है, मोहरे मिली हैं। एक ऐसी मूर्ति मिली है जो स्त्री है, उसकी घर में से पौधा उग रहा है, वो कहते हैं धरती माता की ये मतलब वो है। उसको शक्ति की देवी माना जाता था। बाद में हो सकता है शक्ति देवी या पार्वती की पूजा उसी परंपरा से होने लगी हो। इसी तरह हमें एक
हड़प्पा में पशुपतिनाथ का एक चित्र मिला है। उस चित्र में उसके एक मोहर मिली है, उसके 3 मुख हैं, चारों उसके पशु बैठे हैं, हाथी, चीता, गैंडा, हिरण, उसके सिर के में एक त्रिशूल की भांति एक चीज है। तो उस समय ऐसा माना जाता है कि ये पशुपतिनाथ शिव है। वहाँ शिवलिंग बड़ी मात्रा में मिले हैं, बड़े पैमाने पर शिवलिंग मिले हैं, इसका मतलब है भी वो शिव की पूजा करते थे। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कुपरदार बैल जो शिव से जुड़ा हुआ है, जिसको नंदी बोलते हैं, उसकी बड़े पैमाने पूजा होती थी, नाग की पूजा होती थी। एक कुर्मी के लिए वो सांप को दूध पिला रहे हैं, कबूतर की पूजा होती थी, शांति का प्रतीक मानते थे लोग, प्रकृति की पूजा करते थे, लिंग और जोनी की पूजा करते थे। बड़े पैमाने पर लोथल काली मंगन में हमें अग्नि कुंड मिले हैं, तो अग्नि की पूजा करते थे, आर्यन लोग भी करते थे, अब भी करते हैं, अग्नि पूजा होती है। तो ये भारत की जो धार्मिक स्थिति थी वो ज़्यादा मिलती जुलती है भारत से। उसके बाद है इकोनॉमिक रिलेशन। देखो उस समय सारे तरह के उद्योग थे भारत में, कृषि भी थी, पशुपालन भी थी, उद्योग भी थे, व्यापार भी थे। अब उस समय जो कृषि थी, खेती बाड़ी होती थी, बड़े पैमाने पर हमें फसलों के बारे में पता लगता है भी, कपास भी होती थी, दाल भी होती, चावल भी होते थे, मतलब गेहूं भी होती थी, जौ भी होती, मटर भी होते थे, खजूर भी होती थी, मतलब कई प्रकार के नींबू हमें फल मिलते हैं वहाँ पर होते थे। लेकिन गन्ने का कोई वर्णन नहीं मिलता। तिल और सरसों का तेल का वर्णन मिलता है, तो तिल और सरसों भी होती होगी। हमें वहाँ पर एक हल मिला है, टेराकोटा नामे हल मिला है, तो मिट्टी का बना हुआ है। तो ऐसे ही हमें एक जुड़े हुए खेत, जो मतलब हल के द्वारा किए हुए काली मंगन में खेत मिले हैं। सिंचाई का कोई साधन नहीं था, लेकिन लोग फिर भी बरखा और नहरों से सिंचाई करते थे, या कुओं से करते होंगे। हमें कोई बाकी उसमें नहरों को ज़्यादा वर्णन नहीं मिला, लेकिन बरखा द्वारा वो करते होंगे। मतलब कपास बड़े पैमाने पर होती थी। चावल सिर्फ हमें मिला है रंगपुर और लोथल में मिला है। देखो उत्तरी भारत में लोग चावल कम खाते हैं, इसका मतलब है अभी सिंधु घाटी के ही लोग हैं, वही परंपरा हमारे से मिलती जुलती है। तो इसमें जो मैंने बताया अभी पशु हैं, वो है कुपरदार बैल है, एक सींग वाला गैंडा है, गाय है, घोड़ा है, ये भेड़ है, बकरी है। गाय और घोड़े का वर्णन कम मिला है, लेकिन मिला है। ऐसा लगता है भी उसमें वो थे। तो उसमें कुछ उद्योग भी थे। देखो सबसे ज्यादा कपड़े का उद्योग था, सूती कपड़े का होता, धागे का उद्योग था, ये मूर्ति बनाने का उद्योग था, बर्तन बनाने का उद्योग था, खिलौने बनाने का उद्योग था। इनका व्यापार ईरान से चलता था, अफगानिस्तान से चलता था, मिस्र से चलता था, मेसोपोटामिया चलता था। तो उसमें सिक्के नहीं थे, ना कोई करेंसी थी, ना कोई सिक्के थे, लेकिन मतलब एक्सचेंज होता था, बैटर सिस्टम, एक सामान दे दो, एक सामान ले लो। उसमें हम कुछ चीज़ें जो निर्यात करते थे, हम निर्यात क्या करते थे, उसमें सूती कपड़ा निर्यात करते थे, हाथी दांत निर्यात करते थे, इमारती लकड़ निर्यात करते थे। बाहर से क्या मंगवाते थे, चांदी ईरान से मंगवाते थे, सोना बाहर से मंगवाया जाता था। ये 2 3 है, ये हमें मतलब जो है ये अफगानिस्तान से आता था। मतलब उसके बाद जो तांबा है, ये राजस्थान के अंदरूनी क्षेत्र से ही आता था। मतलब कुल मिला के वहाँ पर ऐसा माना जाता भी ट्रांसपोर्ट के सिस्टम भी थे। ज़्यादातर बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी द्वारा व्यापार करते थे। हमें छोटी छोटी किश्तियाँ, छोटे छोटे जहाज़ों का वर्णन भी मिलता है। हो सकता समुद्र के लोथल बंदरगाह मिली है, तो समुद्र रास्ते पे व्यापार होता था। तो एक पूरी प्रकार की विकसित सभ्यता थी। लेकिन धीरे धीरे ये सभ्यता बाद में यहाँ पर आर्यन के साथ आ गए, तो सभ्यता का था मतलब हमें तो आर्यन सभ्यता सामने आ गई। तो ये सभ्यता धीरे धीरे लुप्त हो गई। जहाँ इसको द्राविड़ लोग हैं वो वहाँ से आपस में साउथ में चले गए, जहाँ इधर उत्तर भारत के लोगों में ही मिक्स हो गए। तो ये सभ्यता जो है बड़ी देर सर्वाइव करती थी। लेकिन बाद में जो आर्यन लोग हैं वो भी भारत के ही हैं, इनके साथ ये मिल गए, तो आर्यन सभ्यता का विकास हो गया, लोग पढ़ लिख गए, वो सभ्यता चलती रही। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो बड़ी विकसित सभ्यता थी, व्यापारिक सभ्यता थी, और लोगों के जीवन का ढंग बड़ी मतलब एक व्यापारी और पुरोहित सभ्यता थी, जो एक शहरी सभ्यता मान सकते हैं। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी, हमने की है। आगे हम करेंगे वैदिक सभ्यता। जय हिंदुस्तान, जय भारत।